Assalamualaikum students, welcome to my channel View by Hafsa. Okay, today we are gonna start from module 16. Okay, let's get started. I hope कि previous सारे lectures आपको समझ आ गए होंगे और आज हम इंशाल्लाह lecture number module number 16 से start करेंगे. प्रीवियस में जितने भी मैंने समझाए थे आपको मॉड्यूल्स उनमें सोल्यूशन वाले भी थे कुछ, तो वो आई होप आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस की होगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो चलते हैं. ओके मॉड्यूल नंबर 16. ऑप्टिकल सिस्टम. सबसे पहले हमने ये बताना है कि ऑप्टिकल सिस्टम होता क्या है. ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी है. ओके, जो डीवीडी और ब्लू रे डिस्क इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, सबसे पहले ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल्स दें कौन कौन सी हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, तो आपने बताना है कि ऑप्टिकल सिस्टम की एग्जांपल्स है डीवीडी एंड बीडीज़. अब डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क्स. एंड बीडीज़ की क्या है? ब्लू रे डिस्क. ठीक है, तो ये दो आपके फेमस ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, तो आपने इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क. क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क? होता है सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है. ठीक है, तो सीडी के बारे में हमने बताना है कि जो सारी की सारी सीडीज़ होती हैं उनमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनमें खूबियाँ होती हैं. ठीक है, एक तो 12 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है. डायमीटर जो आपके एक पूरे राउंड में आ रही होती है कोई चीज़. ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है. ठीक है, उसके बाद उसका मटेरियल कैसा होता है? सीरीज़ का मटेरियल रिफ्लेक्टिव होता है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है. उसके बाद उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 किलोबाइट डाटा. ठीक है, उसकी कितने सेक्टर्स जो होते हैं ना उसके जो बने होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 2 किलोबाइट 2 KB. ठीक है, यानी वो एक सेक्टर जो होता है वो 2 KB का डाटा स्टोर कर सकता है. अच्छा, सीडी से डाटा रिट्रीव कैसे होता है? लेज़र के थ्रू होता है. यहाँ पर देखिए लेज़र के थ्रू क्या होता है? डाटा रिट्रीव होता है. रिट्रीव को आपको पता है कि रिट्रीव क्या होता है, कि एक चीज़ हमने सेव की उसको दोबारा से देखने के लिए हम उसको बोलते हैं रिट्रीव करना. ठीक है, तो लेज़र के थ्रू हम उसको दोबारा से देख सकते हैं. दैट डिटेक्ट द इरेगुलरिटीज़ ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द सीडीज़ एंड इट्स पिन्स. सीडी क्या होता है? ये जो सीडी होती है, ठीक है, वो लेज़र के थ्रू रिट्रीव करती है डाटा को. दूसरी बात ये है कि ये क्या होता है कि इससे रिफ्लेक्टिव जो प्रोसेस है लेज़र से, वो उसकी सरफेस ख़राब नहीं होती. ठीक है, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. तो लेज़र एक सबसे सेफ़ ज़रिया है डाटा को रिट्रीव करने का. उसके बाद है इनिशियली अप्लाइड ऑन ऑडियो अकॉर्डिंग यूजिंग फॉर्मेट CDDA, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल ऑडियो. अब सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है और DA की फुल फॉर्म डिजिटल ऑडियो. ये भी पेपर में आ सकता है. अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ज़्यादातर सीडी यूज़ होती है. ठीक है, ये भी आपने बताना है. उसके बाद ऑप्टिकल सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग कॉन्टीन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा. ऑप्टिकल सिस्टम किसके लिए सबसे बेस्ट है? जब भी सीडी भी एक एग्ज़ाम्पल है ऑप्टिकल सिस्टम की. तो जब भी हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, स्ट्रिंग ऑफ डाटा मतलब डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा डाटा हमें स्टोर करना होता है, तो उसके लिए ऑप्टिकल सिस्टम बेस्ट रहता है. अगर डीवीडी के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको फिगर दी गई है जब मैंने आपको पहले ये सेक्टर्स के बारे में समझाया था. ठीक है, ट्रैक्स होते हैं बने, सेक्टर्स बने होते हैं. तो ये सीडी इसी तरह होती है. सीडी बस इसके ऊपर हमने प्रीवियस पढ़ा था कि इसके ऊपर आर्म्स लगी होती हैं, हेड लगा होता है, लेकिन सीडी में कोई हेड वगैरह नहीं लगा होता. ठीक है, उसके बाद डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डीवीडी की कैपेसिटी में क्या होता है? 600 से 700 MB होता है. ठीक है, उसके बाद
जीबीज़ में, गीगाबाइट्स में इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। सीडी में थोड़ी सी कम होती है, डीवीडी में गीगाबाइट्स में होती है, ठीक है। सीडी में हमने पढ़ा था कि किलोबाइट में होता है, यानी कम होती है थोड़ी कैपेसिटी। और इसको व्यूड बाय प्रिसाइज फोकस्ड लेज़र, इट्स शेप इज़ लाइक सीडी। डीवीडी की शेप भी सेम सीडी की तरह होती है, ठीक है। और इसको लेज़र के थ्रू बहुत इजीली देखा जा सकता है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज हैं, बस स्टोरेज इसकी एमबी में होती है और इसकी केबी में होती है। ब्लू रे डिस्क का बताया हुआ उन्होंने, ब्लू वॉलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड। ब्लू रेज में ब्लू रेड डिस्क में क्या होता है कि ये ब्लू कलर की लाइट एमिट करती है, ठीक है। और इसमें रेड कलर की लाइट बिल्कुल यूज़ नहीं होगी, ठीक है। विच इज़ एबल टू फोकस इट्स लेज़र बीम विद वेरी फाइन प्रेसिजन। BDs प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी दैन DVD। ब्लू रे डिस्क में 5 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है DVD से, यानी सबसे बेस्ट फिर क्या हुआ, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में रेड लाइट कभी भी यूज़ नहीं होती, बल्कि ब्लू लाइट यूज़ होती है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम्स में इनकी लाइट, ब्लू कलर की लाइट स्टोर हुई भी होती है। उसके बाद मॉड्यूल 17 में आ जाते हैं। फ्लैश ड्राइव्स के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लैश ड्राइव्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इश्यूज़ क्या होते हैं मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम में, ठीक है। मूविंग रीड राइट हेड, आपको एक हेड की ज़रूरत होती है जो रीड और राइट कर सके। उसके बाद आपको फिज़िकल मोशन की ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा था कि जब सीडी गोल गोल रोटेट होती है तो फिर उसके लिए आपको फ़िज़िकल मोशन की ज़रूरत होती है और लेज़र बीम की ज़रूरत होती है उसको रिट्रीव करने के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इश्यूज़ होते हैं। हर वक्त ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर। फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम where they cause electrons to the trapped in tiny chambers of silicon dioxide। फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जितना भी डाटा स्टोर होगा ना किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो वो चैम्बर्स में होगा, सिलिकॉन का जो बना होगा। और उसके बाद आपने बताना कि चैम्बर्स आर एबल टू स्टोर डाटा फॉर ईयर्स विदाउट एक्सटर्नल पावर। चैम्बर्स इतने पावरफुल होते हैं कि उसको किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नॉन सूटेबल इन प्लेस और मेन मेमोरी में ये नॉन सूटेबल होता है। कैमरा, स्मार्टफोन, पोर्टेबल डिवाइसेस इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा समझ लें ताकि पेपर में आप खुद से लिख सकें, इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। SSDs सॉलिड स्टेट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म आ सकते हैं पेपर में कि बताएं SSDs, और बहुत ही सिमिलर MCQs आते हैं, ठीक है। तो आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस डिज़ाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट डिस्क आ गया था, ठीक है। जो मैग्नेटिक डिस्क था उसकी जगह SSDs ने ले ली थी क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान था कि ये मैग्नेटिक सिस्टम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। SSDs पहले हमने SSDs पढ़ा है, अब SSDs पढ़ लेते हैं, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। ये MCQs आपने मिक्स नहीं करना, ध्यान से इसको याद कर लें फुल फॉर्म्स को, ठीक है। प्रोवाइड अप टू फ्यू GBs ऑफ स्टोरेज। SSDs क्या करते हैं कि GBs में डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ GBs ये डाटा स्टोर कर सकते हैं। SDHC और SDXC, ठीक है। ये आपने सबसे पहले बताना है कि SDHC ये 32 GB देता है और SDXC क्या करता है, टेराबाइट से भी ज़्यादा ये हमें दे सकता है स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर SDXC होगा। फुल फॉर्म अपने याद रखनी है, SDHC हाई कैपेसिटी का होता है और SDXC एक्सटेंडेबल कैपेसिटी का होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, ठीक है। मॉड्यूल 18 पे आ जाते हैं। टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन एज कोड, कोडिंग के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच टेक्सुअल सिंबल इज़ रिप्रेजेंटेड विद अ यूनिक बिट पैटर्न। बिट पैटर्न हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या होते हैं, तो हर टेक्स्ट का जो सिंबल होता है ना वो बिट पैटर्न से शो होता है। नॉर्मली 8 बिट्स एक करैक्टर के लिए यूज़ होते हैं, यानी 1 बाइट, 8 बिट 1 बाइट के इक्वल होता है, यानी एक करैक्टर जो होता है ना, जिस तरह A है या B है या C है कुछ भी, तो वो
1 बाइट के इक्वल होगा, ठीक है, यानी 8 बिट्स के इक्वल। जिस तरह 18 कैरेक्टर्स हैं तो इसको 18 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो 144 बिट्स यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसी की फुल फॉर्म है, और एसकी की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ज़रूर एमसीक्यूज़ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसकी और एनसी, ठीक है। बाकी देख लें आप, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन एज कोड का तो आप ले सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बोल के बताई हैं बस वही आपने माइंड में बिठा लेनी है, याद करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। एसकी कोड्स क्या होते हैं? एसकी कोड 7 बिट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 कम्बिनेशन इसमें यूज़ होते हैं, 128 के इक्वल होते हैं। 2 की पावर हम 27 करें तो 128 होता है। तो ये कम्बिनेशन इस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। एसकी में 2 चीज़ें याद करनी है जो हाईलाइट हुई हुई हैं। उसके बाद लिमिटेशंस क्या होती हैं एसकी के? एसकी में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कम अप विद मैनी एक्सटेंशंस टू एसकी। इसके लिए ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब वायर्स, केबल्स, तो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे लिमिटेशन क्या है? एसकी एक्सटेंशंस की क्या लिमिटेशन है? अब एक्सटेंशंस में भी इनकी लिमिटेशन आ गई है कि क्या क्या हो सकती हैं। 256 आर स्टिल अनसफिशिएंट टू डिनोट ऑल लैंग्वेज सिंबल्स। 256 एक्सटेंशंस यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो आजकल की लैंग्वेज के लिए ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट हैविंग मल्टीपल लैंग्वेजेस कुड नॉट बी रीड एज इट शुड फॉलो अ वन स्टैंडर्ड। अब बहुत सारे इसमें एसके एक्सटेंशंस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बस ये जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें आपने उनको माइंड में बिठाना है। यूनिकोड क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कोड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो कोड्स हैं मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो यूनिकोड में किए गए हैं। यूनिक पैटर्न होते हैं इसके, 21 बिट्स ये यूज़ कर रहा होता है। सपोर्टिंग 1000 ऑफ करैक्टर सेट्स ऑफ चाइनीज़, हिब्रू एंड जैपनीज़, ठीक है। किस किस कंट्रीज़ के हैं? चाइनीज़, हिब्रू एंड जैपनीज़ के करैक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिकोड। UTF क्या है? UTF क्या 24 to 32 बिट्स यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद जो ऐसी फ़ाइल जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिंबल्स पे मुश्तमिल होती है एसकी कोड के साथ या फिर यूनिकोड के साथ, उसको हम उस टेक्स्ट को हम फाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 19 रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। अब नंबर्स के फॉर्म में जो डाटा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 99 सबसे पहले इशू हमने बताना है कि न्यूमेरिक डाटा में एज अ यूनिकोड क्या क्या इशू आते हैं। 99 कुड बी स्टोर्ड इन 16 बिट्स। उसके बाद 16 बिट कैन स्टोर 65 535 न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी इसमें भी लिमिटेशन होती है। एक हद तक डाटा स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं हो सकता। बाइनरी नोटेशन क्या होती है? आपको मैंने पहले भी बताया कि ये आपके पास ये जो जितने भी डिजिट्स दिए गए फिर उनकी बाइनरी फॉर्म बनाई गई है। 0 है तो 0 हमने 000 से शो करना है। जो यूनिकोड में न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी चीज़ दी हुई होती है उनको हम 3-3 पैटर्न करके शो करते हैं। अगर 1 है तो 1 से पहले 2 0 लगा दो। 2 है तो 2 को हमने उसी तरह से एलसीएम लेके 10 आएगा और 10 से पहले आप 1 0 लगा दो, ठीक है। इन्हें आप यहाँ पर 3 डिजिट्स पूरे करने हैं, ठीक है। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, यानी स्टार्ट में 0 0 लगा देते हैं 3 पूरे करने के लिए, ठीक है। अब 4 के लिए क्या 4 अगर हमारे पास बिट्स हों तो उसके लिए हमने 4 डिजिट पूरे करने होंगे, ठीक है। पहले तो सॉल्व करना है, बाइनरी फॉर्म लेके आनी है, फिर उससे अगर तो बाइनरी फॉर्म के लिए 3 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं तो हमने 4 पूरे करने हैं, 0 उसके स्टार्ट में लगाते जाना है, ठीक है। तो 4 आपके डिजिट्स पूरे होने चाहिए। ये सारा क्या है उन्होंने एलसीएम लेके बताया हुआ, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर इससे प्रीवियस लेक्चर वहाँ उसमें आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर उन्होंने बताया कि 2 की पावर n का मतलब क्या है। जो मैंने आपको पैटर्न नंबर ऑफ़ पैटर्न समझाया था ये वही है। 2 की पावर n का मतलब है कि 2 की पावर फॉर एग्जांपल 16 है तो 2 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी नोटेशन वेरिएशंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल 20 पे मूव करें। पिक्सेल्स क्या होते हैं? अच्छा, अब एक आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स से बनी होती है, उनको पिक्सेल्स कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा जूम करते हैं पिक्चर्स को तो आपको डॉटेड फॉर्म में कुछ नज़र आता है ना स्क्रीन, पीसी की स्क्रीन पे, तो वो पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो फिर आपको पिक्सल शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज़ एनकोडेड टू फॉर्म बिट मैप। बिट मैप में पिक्सल्स शो किए जाते हैं। मैनी डिस्प्लेज प्रिंटर्स वर्क ऑन पिक्सल कॉन्सेप्ट। एनकोडिंग मेथड पिक्सल टू बिट मैप ऑफन यूज्ड इन फैसिमिलेट। और ब्लैक एंड वाइट इमेज ये होती है जो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। 1 बिट के लिए 0 और 1 बिट के लिए वाइट यूज़ होता है। ठीक है, 1 के लिए 0, 1 0 के लिए ब्लैक, 1 के लिए वाइट और 0 के लिए ब्लैक यूज़ होता है। ये बात हो रही है पिक्सेल्स की। ठीक है, उसके बाद हैंडलिंग शेड्स। इसके अंदर डिफरेंट शेड्स भी होते हैं कि 8 बिट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ 1 बिट टू स्टोर द शेड्स ऑफ ग्रेनेस। जब ग्रे चीज़ें हमें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही होती है? 8 बिट्स यूज़ हो रहे होते हैं 1 बिट की बजाय, यानी ज़्यादा बिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। पूरा 1 बाइट यूज़ हो रहा था जब हमें ग्रे चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है, वैसे तो पिक्सल 0 और 1 एक बिट होती है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रे चीज़ शो करानी हो तो 8 बिट्स, उसके लिए ज़्यादा बिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद RGB क्या है? कलरफुल जब हमें चीज़ शो करानी हो तो हम RGB इनकोडिंग यूज़ करते हैं। याद रखें, जब भी हमें ग्रे चीज़ शो करवानी हो, ठीक है, ग्रे पिक्चर या कोई भी डिस्प्ले ग्रे शो करवाना हो तो 8 बिट्स यूज़ होगा 1 बिट की बजाय। और जब हमने कलरफुल करानी हो तो RGB हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। ठीक है, तो 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ग्रीन एंड 1 फॉर ब्लू। 3 बाइट्स रिप्रेजेंट होते हैं इस 1 पिक्सल में। कलरफुल अगर आपने करनी है तो फिर इसके लिए RGB यूज़ होगा, ये भी याद रखें। ब्राइटनेस के लिए थोड़ा रूल्स याद रखें। ल्यूमिनेंस यूज़ होता है जिसमें रेड और ग्रीन और ब्लू तीनों चीज़ें मिक्स हो के आपको शो हो रही होती हैं, वो ब्राइटनेस के लिए यूज़ होता है अगर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट करनी है। ठीक है, ब्लू प्रोमिनेंस एंड रेड प्रोमिनेंस भी यूज़ हो रहे होते हैं मौके के मुताबिक। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ ब्लू शो करानी है, एक चीज़ रेड या कलरफुल शो करानी है, इसके लिए RGB। ठीक है, इमेज स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग टू अ लार्जर साइज नीड्स मोर पिक्सल्स। अगर आपको ज़्यादा स्केलिंग यूज़ करनी है इमेज के अंदर तो आपको मोर पिक्सल्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको कम शो कराना है स्केल्स तो आपको इतने ज़्यादा पिक्सल्स की ज़रूरत नहीं होगी। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर इमेजिंग स्केलिंग। इमेज स्केलिंग के लिए ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? आपको सबसे पहले लाइंस और कर्व्स चाहिए होंगे, कलेक्शन इनकी ज़्यादा सी। ठीक है, फिर उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आपको चाहिए होगी, टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इमेज स्केलिंग के लिए ज्योमेट्रिकली। उसके बाद स्केलेबल फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? फ़ॉन्ट्स आपको पता है लिखने के स्टाइल को कहते हैं। ठीक है, ट्रू टाइप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा अक्सर ट्रू एप्पल यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद पोस्टस्क्रिप्ट एडोब की तरफ से जो होती है वो, और उसके बाद CAD भी बहुत फेमस है फ़ॉन्ट्स के लिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो स्केलेबल फ़ॉन्ट्स के लिए आपके पास ये 3 चीज़ें आपने एग्जांपल्स दे देने कि इनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। बस अभी फ़िलहाल के लिए मॉड्यूल 20 तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इस लेक्चर में आपने कोई रट्टा नहीं मारना, बस आपने जितनी भी चीज़ें हाईलाइट हुई होंगी, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से आपने लेक्चर वॉच कर लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको ये ईज़िली इसके हैंड आउट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।